इजराइल लगातार यह कोशिश कर रहा है कि फलस्तीन के अंदर, गजा पट्टी के अंदर जो लोग हैं उनको भूख से तबाह करके मार दे। इसीलिए लगातार वहां पर जो राहत पहुंच रही है उस राहत को पहुंचने से रोक रहा है। हालात वहां लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमास लगातार यह कह रहा है कि जब तक जंग बंद नहीं होगी तब तक हम किसी तरह का शांति समझौता नहीं करेंगे। उधर मोसाद और सीआईए मिलकर शांति समझौते के लिए लगे हुए हैं। खबर यह आई है कि कतर से इनकी मुलाकात पेरिस में होगी, जहां पर मोसाद के हेड होंगे, सीआईए के हेड होंगे और शायद समझौते की तरफ ये लोग आगे बढ़ें। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका के एक सैनिक ठिकाने पर हमला हुआ है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका का लगातार कहना है कि ईरान ने यह हमला किया है और ऐसा लग रहा है जैसे इस हमले के बाद शायद खाड़ी के अंदर एक युद्ध शुरू हो जाए। ये और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स आज मेरे पास हैं, उनको लेकर मैं हाजिर हूं। सुनते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं टीसीएच पर एक बार फिर से फलस्तीन और इजराइल की अपडेट्स लेकर। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। कल खबर आई कि अमेरिका के कुछ ठिकानों पर, खाड़ी में अमेरिका के कुछ ठिकानों पर हमला हुआ, 3 सैनिक उसके मारे गए और बहुत सारे सैनिक घायल हुए। इसके तुरंत बाद तहलका मच गया। पूरे सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स में हर जगह तहलका मच गया, जो मचना ही था। अमेरिका का एक सैनिक मरे तो तहलका मचना ही था। भले फलस्तीन के 25,000 लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमेरिका के एक सैनिक पर भी हमला हुआ तो दुनिया भर में हल्ला मचना ही है। यही जो यूरोप और अमेरिका का व्हाइट सुप्रीमेसी का सारा मामला है। गोरों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी सारी दुनिया में आग लग जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, फाइनली जो बाइडेन का बयान आया और जो बाइडेन सहित सारे लोगों ने उंगली उठाई, शक की उंगली उठाई ईरान के ऊपर। बाइडेन ने कहा कि यह जो हमला हुआ है इसका बदला लिया जाएगा। बाइडेन ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसे भी जब आए थे बाइडेन तो उन्हें अलग समझा जाता था, अब तो वो पूरी दुनिया में सारे लोग जानते हैं कि वार मांगर की इमेज है उनकी, कहीं भी लड़ाई शुरू करने वाले की इमेज उनकी बन गई है। तो जिस तरह से सारी हलचल हुई, समझ में यही आया कि बाइडेन किसी भी तरह से ईरान को युद्ध में खींचना चाहता है। हम जानते हैं लंबे समय से बाइडेन और उसके साथ के लोग, मैं कहूंगा, बार बार कहता हूं, बाइडेन और उसका गिरोह, अमेरिका और उसका गिरोह ईरान को किसी भी तरह से जंग में खींचना चाहता है। तो तुरंत बयान दे दिया गया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि तुरंत इराक की जो मिलिशिया है, इराक की मिलिशिया ने यह बयान दिया कि इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं और बहुत साफ साफ कहा कि यह हमला जो हुआ है वैक्यूम में नहीं हुआ है। इस हमले के लिए जिम्मेदार है अमेरिका की नीतियां खाड़ी के अंदर, जिन्होंने 2-3 दशकों से खाड़ी को नरक बना के रखा हुआ है। कभी फलस्तीन पे हमला हो जाता है, कभी कहीं हमला हो जाता है और पूरी खाड़ी में अमेरिका के सैनिक भरे हुए हैं जो इन हमलों में, जो इन हत्याओं में इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि हमला जॉर्डन में हुआ है। जॉर्डन से तुरंत बयान आया कि यह हमला जॉर्डन में नहीं हुआ है, सीरिया में हुआ है। इस बयान का मतलब समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जॉर्डन यह कह रहा है कि हमला अल तन्फ में हुआ है। अल तन्फ सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर है, लेकिन सीरिया के अंदर पड़ता है। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है कि जॉर्डन में हमला हुआ या सीरिया में हमला हुआ? बहुत फर्क पड़ता है। जॉर्डन के अंदर भी अमेरिका के सैनिक हैं, लेकिन जॉर्डन चूंकि अमेरिका का साथ देने वाला मुल्क है, तो वहां पर जो सैनिक है वो लीगली इंप्लायड है, यानी सरकार से जो समझौता हुआ है उस समझौते के तहत जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक हैं। लेकिन सीरिया के अंदर, जहां रशिया का काफी प्रभाव है, वहां अमेरिका के सैनिक इलीगली हैं। सीरिया की सरकार से उनका कोई समझौता नहीं है, यूएन के किसी रेजोल्यूशन के तहत उनकी वहां तैनाती नहीं हुई है। और आप जानते हैं दुनिया में किसी भी आजाद मुल्क के अंदर कोई दूसरा आजाद मुल्क अपनी सेना नहीं रख सकता है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में अमेरिका ने पूरे खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग मुल्कों में अपनी सेनाएं इल्लीगली रखी हैं, जबरदस्ती रखी हैं, जिनमें इराक भी शामिल है। इराक वार के समय आप जानते हैं आरोप लगाया गया सद्दाम हुसैन के ऊपर कि उसके पास केमिकल वेपन है, फलाना है, ढिमकाना है, तमाशा मचा दिया गया, इराक को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और उसके बाद से लगातार इराक के अंदर अमेरिकी सैनिक हैं
जिसकी वजह इराक की सुरक्षा करना या कोई और नहीं है, बल्कि इराक से अनाज लूटना, गैस लूटना, पेट्रोल लूटना, इराक की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में रखने की पूरी साजिश है। और आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कई बार कि इराक के जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार अमेरिकी सैनिकों से कह रहे हैं कि तुम वापस लौट जाओ। और इस बीच में हुआ यह था कि इराक और अमेरिका के बीच सहमति बनने लगी थी, या अमेरिका ऐसे कहें कि इराक से लौटने की बात करने लगा था। अब इसी बीच में यह हमला हो जाता है, हमला हुआ है, कराया गया है। डीप पॉलिटिक्स जो होती है, डीप स्टेट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन मान लीजिए कि उसी के तहत इराकी मिलिशिया ने हमला किया है सीरिया के बॉर्डर के अंदर अमेरिका के ऊपर। अब अगर अमेरिका यह स्वीकार करता है कि यह हमला अल तन्फ में हुआ है, सीरिया के अंदर हुआ है, तो उसके पास यूएन में जाकर बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद इल्लीगली सीरिया के अंदर अल तन्फ में है। लेकिन अगर अमेरिका यह प्रूव करता है कि यह हमला जॉर्डन में हुआ है, जहां उसकी लीगल चौकियां हैं, तब उसके पास लीगली सारा कुछ करने का अधिकार होगा। यह है पूरा खेल, जिसके चलते पूरी सूचना आने से पहले ही अमेरिका चिल्लाने लगा, ईरान का हाथ है, जॉर्डन के अंदर हमला किया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके आगे क्या होगा? अमेरिका अपने हमले बढ़ाएगा, ईरान को अपनी जद में लेगा कि नहीं लेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मुकम्मल तौर पे कही जा सकती है कि आईसीजे के फैसले के बावजूद, आईसीजे का फैसला आ जाने के बाद भी मिडिल ईस्ट में चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के राष्ट्रपतियों को लगता है कि जंग जारी रखने में ही उनका फायदा है। इस बीच में अमेरिका का अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी देख लें, तो अमेरिका के अंदर जो लोन्स हैं, डेब्ट है, जो उधारी है अमेरिका की, वो अब तक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। मैं बता चुका हूं आपको कि इजराइल की अपनी इकॉनमी भी तबाही की ओर जा रही है। कई मिनिस्ट्रीज में कई डिपार्टमेंट बंद करने पड़े हैं। यानी आर्थिक तौर पे अमेरिका भी बर्बाद हो रहा है, आर्थिक तौर पे इजराइल भी बर्बाद हो रहा है। तो जंग से फायदा किसका हो रहा है? जंग से फायदा हो रहा है हथियारों के उन सौदागर का और उन एलीट बिजनेसमैन का, जिनका युद्ध के टाइम में बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आप जानते हैं, वार टाइम इकॉनमी जो होती है वो भले बाकी पूरे मुल्क को बर्बाद कर दे, लेकिन कुछ जो पूंजीपति होते हैं उनकी इनकम बढ़ाने में बहुत मदद करती है। और यही वो पूंजीपति हैं, यही वो पैसे वाले हैं जो अमेरिका के चुनाव में अपना पैसा लगाते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल कई बार बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊं एआईपीएसी के बारे में। एआईपीएसी इजराइल फंडेड एक संस्था है जो अमेरिका में चुनाव लड़ने वालों को सबसे ज्यादा फंड देती है। और मैं आपको बताऊं, इजराइल की एआईपीएसी इकलौती विदेशी संस्था है जिसको अमेरिकन पॉलिटिशियंस को फंड करने की अनुमति है। यानी अमेरिका में अगर कोई एक विदेशी एजेंसी वहां के चुनाव में फंड कर सकती है तो वो एआईपीएसी है। एआईपीएसी के बारे में बहुत बातें हुई हैं। अगर आप एआईपीएसी गूगल पर डालकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी। और लगातार यह बात कही गई है कि एआईपीएसी के माध्यम से अमेरिका के इलेक्शन में पैसे लगाकर वहां की पूरी पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है इजराइल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो बाइडेन का जो टॉप फंडिंग रिसोर्स है वो एआईपीएसी है, यानी यहूदियों से, इजराइल से उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है चुनाव के लिए। और जो बाइडेन अकेला नहीं है, चाहे वो हिलरी क्लिंटन थी, चाहे बाकी लोग थे, इन सारे लोगों को जबरदस्त पैसा मिला था इजराइल से चुनाव लड़ने के लिए। अब यह पैसा कहां से आता है? आप समझ सकते हैं कि वार टाइम इकॉनमी, लगातार हथियार बेचना, बाकी सारी जो इलीगल गतिविधियां हैं, यहां से आया हुआ जो पैसा है उसका उपयोग किया जाता है अमेरिका के जो राजनीतिक हैं उनको खरीदने के लिए। और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर यहूदियों का पैसा लगता है चुनाव में। वो चुनाव में वहां के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। और यही वजह है कि सारी दुनिया की जनता भले सड़क पर आ रही है, लेकिन यूरोप के हुक्मरान पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। कल एक बेहद शर्मनाक बयान आया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि जो आईसीजे का फैसला है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वहां पर कोई जेनोसाइड नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, सैकड़ों हजारों तस्वीरें इंटरनेट पे लहरा रही हैं। 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वहां पर, बच्चे मारे गए हैं 4,000 से ज्यादा, जाने कितने हमेशा के लिए विकलांग हो गए हैं।
यह सिर्फ झूठ नहीं है, दरअसल यह इजराइल की उस थ्योरी से निकला है जिसमें इजराइल कहना चाहता है कि हर आदमी जो वहां पर है, गजा का हर इंसान, चाहे वो कल जन्मा हुआ बच्चा हो, चाहे मां की पेट का बच्चा हो, वो सारे हमास के सपोर्टर हैं, इसलिए सबको मार देना चाहिए। जिसमें वो मानता है कि हर फलस्तीनी आतंकवादी है। इस थ्योरी को मानने के बाद ही वो ये कह पा रहा है कि जितने लोग मारे गए हैं वो सब आतंकवादी हैं, कोई भी उसमें आम शहरी नहीं है। आप सोचिएगा, इतनी शैतानियत, इतनी नीचता और इतनी बेशर्मी एक साथ तभी आती है जब आपने अपना जमीर पैसों पर बेच दिया हो। और अमेरिकन पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्रिटिश पॉलिटिशियन हो, चाहे यूरोप के दूसरे देशों के पॉलिटिशियन हो, इन्होंने अपना जमीर पैसों पर बेच दिया है, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि फलस्तीन में मदद करने वाली यूनाइटेड नेशंस की जो इकलौती संस्था UNRWA, उसको इन लोगों ने फंड करना बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनमें जिन्होंने बंद किया है वो सारी की सारी अमेरिका के गिरोह की हैं। आज जापान भी उनमें शामिल हो गया और इन सारे मुल्कों ने कहा कि हम UNRWA को फंड नहीं करेंगे। और क्यों कहा? क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि जो 12,000 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद हमास की मदद की। कोई रिपोर्ट नहीं आई है, हालांकि अपने लेवल पर UNRWA ने जांच भी शुरू की, उन 12 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए, लेकिन इस जांच की कोई रिपोर्ट आने से पहले ही अमेरिका और उसका जो गिरोह है उसने UNRWA को पैसे देने बंद कर दिए, फंड देने बंद कर दिए। हालांकि यूरोप के कई देश अभी भी फंड दे रहे हैं, लेकिन UNRWA को अगर फंड नहीं दिया जाएगा तो फलस्तीनियों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और यह कोई एहसान नहीं है। असल में UN का जो पूरा का पूरा समझौता हुआ था, जिसको इजराइल ने नहीं माना था, उस समझौते के बाद भी फलस्तीन के इलाकों से जिन लोगों को रिफ्यूजी बनाकर निकाला गया था, उनको सपोर्ट करने के लिए UNRWA बनी थी। इजराइल हमेशा से UNRWA से परेशान रहा है। उसको यह लगता है कि अगर गरीबी और मुफलिसी के उस हालात में इन लोगों को पहुंचा दिया जाए जहां ना इनको रोटी मिले, ना एजुकेशन मिले, ना इनको मेडिकल सुविधाएं मिले, तो ये छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए ये जंग शुरू होने के साथ साथ लगातार इजराइल ये कह रहा था कि UNRWA को यहां से बाहर करना पड़ेगा। और यह बात मैं बार बार बता चुका हूं कि इजराइल चाहे कितनी भी बातें करे, सेल्फ डिफेंस वगैरह सब बकवास है। असल में वो गजा के ऊपर कब्जा करना चाहता है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ वक्त पहले इजराइल में एक समारोह हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका नाम है बैक टू गाजा, जिसमें बेन ग्वेर जैसे मंत्री भी गए हैं और भी सैकड़ों हजारों लोग गए हैं। वहां नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यह पूरी कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बात कह रही है कि कैसे भी गजा से लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि वहां पर इल्लीगल सेटलमेंट्स बसाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि यह आम लोग हैं। मैंने बताया कि नेतन्याहू का अपना मंत्री बेन ग्वेर भी इसमें शामिल है, एक्स मेयर वहां की एक है वो भी शामिल है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मंत्री वगैरह सारे शामिल हैं। और यह सारा कुछ तब हो रहा है जब ICJ का फैसला आ चुका है, 1 महीने के अंदर इजराइल को जवाब देना है। और जवाब में इजराइल न केवल खान यूनुस और तमाम सारी जगहों पर लोगों को मार रहा है, वहां पर कोई राहत नहीं पहुंचने दे रहा है, बल्कि इजराइल के अंदर उसके अपने जिम्मेदार लोग बैक टू गाजा जैसे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं और नाचते गाते हैं। पता नहीं जो बाइडेन को यह सब दिखाई देता है कि नहीं। UNRWA की फंडिंग रोक दी गई क्योंकि 12,000 में से 12 लोगों के ऊपर इजराइल ने आरोप लगाया, कहीं से अभी प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन यहां नंगा नाच हो रहा है, लगातार खान यूनिस में लोगों को मारा जा रहा है। रोज वीडियोस आ रहे हैं कि इजरायली वहां पर, इजराइल के जो लोग हैं वो वहां पर राहत नहीं पहुंचने दे रहे हैं। रोज वीडियोस आ रहे हैं किस तरह से अस्पताल तबाह किए जा रहे हैं, घर तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल की फंडिंग नहीं रोक रहा। ये व्हाइट लोगों का, गोरे लोगों का ये लोकतंत्र है और ये है उनकी सभ्यता। दरअसल पूरा यूरोप और अमेरिका बसा ही हुआ है एशिया और अरब को लूटकर। एशिया, अरब और अफ्रीका के जितने नेचुरल रिसोर्सेस थे उनको लूटकर अमेरिका और इंग्लैंड या बाकी सारा यूरोप जो है वो अमीर बना हुआ है, सभ्य बना हुआ है। अपने देश में ये बहुत सभ्य होते हैं, अपने देश में ये बहुत डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अरब मुल्कों को, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अफ्रीका को। आप जानते हैं अफ्रीका में अभी 3 मुल्कों ने, नाइजर, बुर्किना फासो और एक और मुल्क ने सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका की सरपरस्ती वाली जो संस्था है उससे हम बाहर जा रहे हैं।
फ्रांस को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। इनकी सारी की सारी लूट जो है वो अफ्रीका में हुई है। एशिया में और भारत में तो हम खुद जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से हिंदुस्तान के संसाधनों को लूटा है, और इसी के आधार पर इनकी सारी रईसी है, इनकी सारी चमक है और इनकी सारी डेमोक्रेसी है। और जब इनको इस पर खतरा महसूस होता है, जब कोई अफ्रीकी मुल्क खड़ा होता है, जब कोई कर्नल गद्दाफी खड़ा होता है, जब कोई सद्दाम हुसैन खड़ा होता है, जब भी कहीं इनको लगता है कि हमारी लूट में दिक्कत पैदा हो सकती है, तो ये दुनिया के सबसे जाहिल इंसानों की तरफ बिहेव करना शुरू करते हैं, दुनिया के सबसे हिंसक इंसानों की तरफ बिहेव करना शुरू करते हैं। या तो आप सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी सारे देशों की तरह इनके सामने झुक जाओ, इनकी सारी शर्तें मान लो, और या फिर तैयार रहो गोलीबारी के लिए, बमबारी के लिए और बर्बाद होने के लिए। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैंने बताया, जो अमेरिका के इकोनॉमिक हालात हैं, जिस तरह से अमेरिका के लगातार डेब्ट बढ़ रहे हैं और साथ में ईरान जिस तरह से मजबूत हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि इधर यह खबर आई, ईरान पे आरोप लगाया, उधर ईरान ने मोसाद के 4 एजेंट्स को फांसी पे चढ़ा दिया। 3 मिसाइलों का एक साथ परीक्षण किया, नेवी की जो ताकत है उसको बढ़ाना शुरू किया, और ईरान ने कहा कि अगर जंग होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाइना, रूस और ईरान का जो ये नया एक्सिस बना है, इसके सामने अमेरिका अभी तक मजबूर है। अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए, और दुनिया भर में लोगों का जो जनमत है उसके सामने यह क्लियर हो गया है कि ये खुद हत्यारे हैं और ये हत्यारों का सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले 10 साल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका इस तरह की ही हरकतें करता रहा, अगर अमेरिका अपने पागलपन में दुनिया भर में जंग फैलाता रहा, तो यकीन जानिए कि आने वाला जो वक्त है वो उसकी आर्थिक बर्बादी का भी होगा। और दुनिया में बाइपोलर खत्म होने के बाद, अमेरिका और रूस का जो बाइपोलर था खत्म होने के बाद, जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना है, जिसमें अमेरिका यूनिपोल बना है, अकेला पोल बना हुआ है, अकेला ध्रुव बना हुआ है, उसके बदलने का वक्त हमारे सामने दिख रहा है। हम एक हिस्टोरिकल मोमेंट में जी रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले 10 सालों में अमेरिका से वो पोल खिसक के रशिया, चाइना तक आ जाए, और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन आगे जो होगा वो होगा। अभी जो मेरी चिंता है वो ये है, अगर अपने पागलपन में अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ जंग छेड़ते हैं, तो यकीन जानिए फिर खाड़ी में लंबी लड़ाई से कोई नहीं रोक सकता। यह लिमिटेड वार नहीं होगी, यह इंटरनेशनल वार होगी, जिसमें कभी ना कभी रशिया भी शामिल हो जाएगा, चाइना भी शामिल हो जाएगा। टेक्सास में अलग बवाल चल रहा है अमेरिका के अंदर ही, और अमेरिकन नागरिक कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा पर अमेरिका जितना खर्च नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा खर्च तो इजराइल की सुरक्षा पर कर रहा है। अमेरिका के अपने अंदर दुनिया भर का तमाशा चल रहा है। बाइडेन जहां जहां भाषण देने जा रहा है, वहां वहां फलस्तीन के नाम पर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। उधर यूक्रेन को अमेरिका कह चुका है कि अब तुम्हें देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के बीच में फिर से समझौता होना चाहिए ताकि हम कायदे से रह सकें, हम शांति से रह सकें। तो उधर यूक्रेन का साथ छोड़ चुका है। बड़ी बात नहीं है कि कल को अपने ऊपर आए तो वो इजराइल का भी साथ छोड़ दे, और अगर नहीं साथ छोड़ा तो ये जंग जो लंबी चलेगी उसमें कल चाइना भी शामिल होगा, कल रशिया भी शामिल होगा, और ये एक बड़े वर्ल्ड वार की तरफ ले जाएगी, जिसके खत्म होने के बाद पता नहीं दुनिया कितनी बचेगी। लेकिन जितनी दुनिया बचेगी उसमें अमेरिका का राज नहीं रहेगा, ये बात तो बिल्कुल पक्के तौर पर कही जा सकती है। तो आज के ये अपडेट्स थे। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं उनको शामिल करूंगा, आपसे बात करूंगा, लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। जरूरी ये है, आप देख पा रहे होंगे मेरे बगल में एक लगातार बारकोड चल रहा है, वो बारकोड हमारी मेंबरशिप का है। जरूरी ये है कि आप हमसे जुड़ें, इस बारकोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप हमारे मेंबर बने, अगर सुपर थैंक्स दे सकते हैं तो ऑप्शन सुपर थैंक्स का है, समय सुपर थैंक्स दें। बाकी जो कुछ होता है सब्सक्राइब करना वगैरह वगैरह वो सब तो आप जानते ही हैं। आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।